कंज्यूमर टीवी के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं मुरथल सोनीपत जो ढाबा है सुखदेव ढाबा उस पे आया हुआ था और मुझे दो महानुभाव मिल गए। आप भी बड़े खुश होंगे उनकी बात सुन के। एक हैं श्री राधेश्याम गर्ग जो कुरुक्षेत्र से हैं और बहुत सीनियर सर्वेयर हैं, और दूसरे हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी, वो ग्रेटर नोएडा से हैं, वो भी बहुत सीनियर सर्वेयर हैं, मेरे साथ बैठे हैं। मैं इन दोनों का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी मुलाकात ऐसे ही हो गई। हम लोग अपनी कुछ रिकॉर्डिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ जा रहे थे और ये लोग जो है अलग अलग दिशा में जा रहे थे, लेकिन क्योंकि सुखदेव ढाबा इतना पॉपुलर है तो उसकी वजह से सब लोग वहाँ मिल गए। मैं दर्शकों की बेनिफिट के लिए इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिससे कि कंज्यूमर टीवी की तरफ से ये दर्शकों तक जानकारी पहुँचे। तो मैं पहले श्री राधेश्याम गर्ग जी का स्वागत करता हूँ। श्री राधेश्याम गर्ग जी, आपका कंज्यूमर टीवी में स्वागत है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में एक आध लाइन में बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है एज ए सर्वेयर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधेश्याम गर्ग, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूं और पिछले 40 वर्ष से 1985 से मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एज ए सर्वेयर कंसल्टेंट का काम करता हूं। और जब से सेक्टर नेशनलाइजेशन हुआ और उसके बाद इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को आने की परमिशन दी, मैंने दोनों स्टेजों पर यहाँ पे काम किया है और दोनों प्रकार की वर्किंग में बड़ा अंतर मेरे को देखने को मिला है और 40 साल से मैं इस फील्ड के अंदर। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में आप सर्वेयर प्रोफेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वेयर प्रोफेशन को जो मैं मानता था पिछले 40 वर्ष से कि सर्वेयर प्रोफेशन एक जज की तरह से, एक जस्टिस की तरह से था। सर्वेयर एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। सर्वेयर को किसी भी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या कोई फायर होने पर फैक्ट्री, मकान या दुकान के अंदर उसको बीमा कंपनी की शर्तों के मुताबिक लॉस को असेस करना होता था। और जो सर्वेयर एक इंडिपेंडेंट तरीके से लॉस असेस करता था उसको बीमा कंपनी भी मानती थी और पार्टी भी मानती थी। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 1999 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी को आने की परमिशन मिली और 2000 के अंदर IRDA का गठन हुआ, एक रेगुलेटर बना। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियां फील्ड के अंदर आई तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंश्योरेंस एक्ट की धज्जियां उड़ने लगी, कोई कानून कायदा नहीं रहा और सर्वेयर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, केवल नाम से इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो एक बीमा कंपनी की कठपुतली बन करके रह गया है। और आज हालात, रमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो IRDA टाइम टू टाइम जो रेगुलेशन इशू करता है उसके मुताबिक मोटर डिपार्टमेंट के अंदर 50,000 रुपये तक के लॉस के लिए और अदर देन मोटर, नॉन मोटर के लिए 1 लाख रुपए तक का क्लेम का प्रोविज़न है जो कि उनके एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉय से सर्वे करवा रहा है और जब उनका एम्प्लॉय सर्वे करता है तो निश्चित तौर पर जो बीमा धारक हैं, जो ग्राहक हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ होता है, उनको पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलता। और आज जो सर्वेयर है, जो इंडिपेंडेंट वर्ड सिर्फ है उनके नाम के आगे, बाकी वो टोटली का टोटली डिपेंडेंट हो चुका है। अपनी रिपोर्ट जैसे बीमा कंपनी कहते हैं वैसे वो बनाता है। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर का जो रोल है वो कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक भी देखे हैं कि कुछ तो मैट्रिकुलेट भी हैं, रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जिनको कि पॉलिसी कंडीशन का भी नहीं पता, वो भी लॉस असेस करने लग रहे हैं। गर्ग साहब, मैं बीच में आपको ये कहना चाह रहा था जी कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो सर्वेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, क्या ये दोनों बातें ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है दोनों में लागू होती हैं? आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, मैं पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम देखें, आप तो दिल्ली के अंदर है तो मैं तो कुरुक्षेत्र और पानीपत देखता हूँ, एक बड़ा छोटे से हमारे स्टेशन है। वहाँ पे जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उन्होंने एक स्टेशन पे एक सर्वेयर को मात्र रखा हुआ है और वो उससे ही सारा काम करवाते हैं। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि इससे आगे बढ़ करके जो घपला चल रहा है
जो ज्यादती हो रही है कस्टमर के साथ वो ये हो रही है कि उनके साथ साथ इन हाउस सर्वेयर भी हैं जो कि टेक्निकल नहीं है। कुछ तो इन हाउस सर्वेयर के मैट्रिकुलेट भी हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस की या दूसरी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपसे ये जी। पूछना चाहता हूँ, जो इसको आप इन हाउस सर्वेयर कह रहे हैं, वो क्या सर्वेयर होते हैं? नो, उनके पास कोई सर्वेयर का लाइसेंस नहीं होता। तो फिर आप उनको इन हाउस सर्वेयर को कह रहे हैं? देखिए, एक बीमा कंपनी अपनी तरफ से उन्होंने किसकी डेजिग्नेशन दे दिया उनको इन हाउस सर्वेयर का, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके इन हाउस सर्वेयर कहने नहीं, से। तो आपको मैं अगर डेजिग्नेशन दे दूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? देखिए, बात पता क्या है जी, वही बात है, कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ ना IRDA कोई कार्रवाई करती, ना मिनिस्ट्री कुछ करती। मैं आपको कह रहा हूँ साहब, आप इतने सीनियर सर्वेयर हैं, जी जी। तो अगर आप उस व्यक्ति को जो सर्वेयर नहीं है उसके आगे आप भी सर्वेयर उसको बोलेंगे, तो ये तो एजुकेशन वाइज कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि वो सोचेगा, उसके दिमाग में क्या जाएगा कि इन हाउस भी सर्वेयर हुआ देखिए, और दूसरा भी सर्वेयर हुआ। एक इन हाउस का उसके दिमाग, आम आदमी क्या सोचेगा इन हाउस के बारे में कि जो हाउस में बैठा वो सर्वेयर है, वो इन हाउस सर्वेयर है, जो बाहर जा रहा है वो दूसरा सर्वेयर है। तो ये मेरे दिमाग में ये बात है कि आप जिसको इन हाउस सर्वेयर कहते हैं, आप उनको वर्ड यूज करना चाहिए कि जो उनके अनपढ़ एम्प्लॉई हैं वो जाके गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, फोटो खींचते हैं और बैठे बैठे रिपोर्ट बनाते हैं, जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, आपका क्या विचार है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो मैंने कहा इन हाउस सर्वेयर, मैं उसके क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। वो जबकि नकली आदमी हैं, वो सर्वे कानून के मुताबिक नहीं कर सकते, उनका नहीं है, परंतु उनको सर्वेयर का काम दिया हुआ है, इस वजह से उसको सर्वेयर बोलने लगे, जबकि इनफैक्ट वो सर्वेयर नहीं है, वो एक कंपनी के मुलाजिम हैं। उनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं, मैंने पहले भी बताया है, उनके पास कोई IRDA का लाइसेंस नहीं है। और ये क्या कि IRDA के अंदर एक प्रोविज़न है, 50,000 रुपये तक के लॉस के लिए वो किसी भी एम्प्लॉय से सर्वे करवा सकते हैं। तो वो अपने मुलाजमों से सर्वे कराते हैं, अपने एम्प्लॉय से सर्वे कराते हैं। तो जबकि वो सर्वेयर नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो सर्वेयर ना होते हुए भी बीमा कंपनी उनसे सर्वेयर का काम ले रही है। हाँ, ये एक फ्रॉड है, क्योंकि सर्वेयर जो है वो इंडिपेंडेंट ही होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इफ somebody says he is a insurance surveyor, it means he is a independent insurance surveyor approved by the IRDAI। दूसरी, जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि 50,000 तक जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने आप सर्वे कर सकती है, ये भी क्लैरिटी मेरे हिसाब से ये है कि 50,000 तक का लॉस का हो, बिना इंडिपेंडेंट सर्वेयर से करवाए वो पेमेंट कर सकती है, वो उसमें से काट छांट नहीं कर सकती। रमन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी इसके अंदर मैं बता दूं, आज के दिन बीमा कंपनियों की बदमाशी और दादागिरी इतनी है, अगर आप कहते हैं कि 40,000 का नुकसान है, पार्टी सहमत ना भी हो, वो आपका नो क्लेम का लेटर आपके पास भेज देंगे, हमने आपकी फाइल क्लोज कर दी। उसके पास आपके पास विकल्प क्या है? सिर्फ विकल्प हमारे पास है, या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाएंगे या हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। जहाँ तक मैं अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करूँ, आज इंडिया के अंदर 18 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस हैं। चंडीगढ़ के अंदर रमन जी हजारों शिकायत पेंडिंग पड़ी हैं। सिमिलरली हाल कंज्यूमर कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में 2 साल लगते हैं, उसके बाद बीमा कंपनी 90% केस में अपील में जाती हैं। अब आप एक में बताइए, एक बीमा धारक जिसका 20 या 30 या 40,000 रुपये का नुकसान है, क्या उसने अपना नुकसान का कंपनसेशन लेने के लिए पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी? क्या वो वकीलों की फीस देने के लिए रह जाएगा? तो आज जो ये बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हमारा कस्टमर देश का बहुत परेशान है। आप इसमें जो 2019 का एक्ट आया है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो मूवमेंट है वो 2024 से शुरू हुई है। अभी उसको मेरे ख्याल 1-1.5 साल हुआ है। मैडम निधि खड़े जो हैं, इसकी IAS हैं, वो इसकी सेक्रेटरी हैं, और हमारा चैनल वहाँ भी गया था, उनके साथ भी बातचीत करी थी। तो आज की डेट में सर्वेयर की क्या भूमिका चल रही है, और सर्वेयर के होते हुए भी इंश्योर्ड क्यों परेशान हो रहा है? देखिए, आपका रमन जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बात मानता हूँ कि बीमा कंपनियों ने सर्वेयर की पावर को ख़त्म करते जा रहे हैं। रीजन बीइंग, उसके पीछे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। और क्या करते हैं, बीमा कंपनियाँ क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करती हैं, और वो इन्वेस्टिगेटर कोई टेक्निकल नहीं है, कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि जिस में भी इन्वेस्टिगेटर लगता है, जिस केस में भी, उसमें सर्वेयर भी अपॉइंटेड होता है। तो ये एज पर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेयर
एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द IRDA है, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सर्वेयर करेगा और सर्वेयर ही उसको इन्वेस्टिगेट करके अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा। सर लेकिन अगर उसमें कोई बंदा इलीगल कंपनी लगा देती है तो आप क्या सोचते हैं कि जो इंश्योर्ड है उसको कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने सर्वेयर की बात की कि सर्वेयर ही IRDA की तरफ से वो उसको एक फुल्ली अथोराइज आदमी है वो कि वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, अगर वो सेटिस्फाइड है तो अकॉर्डिंगली उस लॉस को वो रिकमेंड करे कि ये क्लेम पेबल बनता है या नहीं बनता। लेकिन क्या है, बीमा कंपनियां इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट लेती हैं पहले, और इन्वेस्टिगेटर लिखता है कि दिस क्लेम इज नॉट पेबल, दिस क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल, और ये क्लेम शुड बी रेपुटेटेड। और उस रिपोर्ट के बिहाफ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, बीमा कंपनियां सर्वेयर से लिखवा लेती हैं कि एज पर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई आल्सो रिकमेंड द क्लेम फॉर रेपुटेशन। तो ये एक बड़ा गलत काम हो रहा तो है। आपके सर्वेयरों की गलती है ना जी। आप जैसे अगर आप लिख देते हो कि ये रेपुटेट कर दिया जाए किसी इन्वेस्टिगेटर के कहने पे, तो इसमें तो सर्वेयर की गलती है। एक्चुअली देखिए, आपकी बात ठीक है, अब सर्वेयर क्या करें, अगर वो नहीं उनके मुताबिक काम करेगा तो बीमे वाले उसका काम बंद कर तो देंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सर्वेयर्स हैं इस देश में, आपके भारत में, वो सारे जो है इंश्योरेंस कंपनियों के पिट्ठू हैं और इंडिपेंडेंट काम ही नहीं कर रहे। देखिए, ज़्यादा जो सर्वेयर इंडिपेंडेंट हैं, जो ठीक काम करते हैं, आज वो लोग हाशिए पे आ चुके हैं। बीमा कंपनियों की कहीं सुनवाई नहीं करती, उनको काम ही नहीं मिलता। जो पुराने सर्वेयर हैं उनको काम ही नहीं, जो उनके कहने से अंगूठा लगा देते हैं, जो उनके कहने से क्लेम रेपुटेट कर देते हैं, आजकल काम उनको मिलता है। मैं तो बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, पब्लिक डोमेन के अंदर बोल रहा हूँ रमन, जिसमें तो कोई दो राय बात है ही नहीं है। आपके यहाँ एक इंश्योरेंस सर्वेयर की एसोसिएशन भी है, IRDA भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, अदर गवर्नमेंट सिस्टम्स भी हैं। तो आप सब लोग सर्वेयर, जो अच्छे सर्वेयर्स हो, जो सीनियर सर्वेयर्स हो, जो इस सिस्टम को समझते हो, वो लोग मिलके कुछ एक्शन क्यों नहीं करते? हमारी जो एसोसिएशन है, सर्वेयर एसोसिएशन इस्ला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस के लिए IRDA को समय समय पर इन्फॉर्म करते हैं। हम उनको चेता भी रहे हैं मीटिंगों के माध्यम से, जब भी चेयरमैन के IRDA के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है हमारे इस्ला के पदाधिकारियों की। देखिए, इस्ला के पास अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी कोई पावर नहीं है। हम किसी भी सर्वेयर के खिलाफ अगर एक्शन लेने की बात करते हैं तो IRDA एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, IRDA उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। बड़े जुल्म की बात है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि हमारी इस्ला, हमारी जो बॉडी है, IRDA उसकी भी बात नहीं सुनता। आज के दिन कॉरपोरेट हाउस जो है वो इतना हावी है, IRDA की भी ये हिम्मत नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जितना मर्जी कोई बड़ा वायलेशन हो। मैं IRDA की बात तो इसलिए आपसे नहीं कर रहा क्योंकि IRDA आपसे समझते नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें तो जैसे कोई और कंप्लेंट करेगा वैसे आप करेंगे। आप सर्वेयर हो, अशोक कुमार सिंह जी भी सर्वेयर हैं, आप सब लोग इस्ला के मेंबर भी होंगे, क्योंकि सर्वेयर होने के नाते इस्ला का मेंबर होना जरूरी है। अगर इस्ला को लगता है कि फलाना आदमी, एक्स आदमी या एक्स कंपनी इस तरह को कुछ काम कर रही है जो एज पर लॉ नहीं है, तो उसके लिए वो पब्लिक ओपिनियन खड़ा कर सकती है, वो गवर्नमेंट को लिख सकती है। वो गवर्नमेंट की प्रमोटेड बॉडी है, वो गवर्नमेंट को लिख सकती है। क्या कभी आपने सुना है कि इस्ला के फलाने बंदे ने फलानी कंपनी को कहा कि आपका ये आदमी 4 लाख का सर्वे करके चला गया, 5 लाख का सर्वे करके चला गया, इन हाउस का सर्वे लगाया नहीं गया और किसी ने उसको रिपोर्ट करी और इस्ला ने कोई एक्शन लिया? आपने सुना है? क्योंकि आप भी इस्ला के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि इस्ला कोई एक्शन नहीं लेती। IRDA के नॉर्म्स के मुताबिक अगर किसी के पास इस्ला की मेंबरशिप नहीं है, वो आदमी सर्वे नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं कर सकता। अब हमारे जहन में इतनी सी बातें हैं कि काफ़ी लोगों की जो गलत प्रैक्टिस में थे, इस्ला ने उनकी मेंबरशिप ब्लॉक कर दी। अब कानून के मुताबिक वो सर्वे नहीं कर सकते जब उनकी इस्ला की मेंबरशिप ब्लॉक है। लेकिन बीमा कंपनियों, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके बावजूद भी उनको काम देती हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कि इस प्रकार का जब काम है, जब इस्लाह को भी IRDA कुछ नहीं समझता, उनके कहने से भी अभी ये बीमा कंपनियां कुछ नहीं समझती, तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? मैं बताता हूँ कैसे ठीक होगा। जी जी। इस्लाह के पास पैसा भी बहुत है, क्योंकि सब लोग आप सर्वेयर्स उनको पैसा देते हो, उसका वो पैसे का यूटिलाइजेशन इस काम के लिए क्यों नहीं करते कि ये जो काम है उनके मेंबरों को मिले।
नॉन मेंबर्स को ना मिले, जिसको हटा दिया। अगर कोई कंपनी उसको काम दे रही है तो इस तरह के पदाधिकारी बाकी सर्वेयर को लेके उस कंपनी में धरना दे सकते हैं कि भैया तुमने इस बंदे को काम दिया, आज के बाद दोगे तुम्हारी कंपनी को दरवाजा बंद कर देंगे। मतलब इस तरह का अगर समाज जागरूक नहीं होगा, जब देश गुलाम था तो थोड़े से अंग्रेजों ने देश पे कब्जा कर रखा था, जब समाज जागरूक हुआ तब देश में स्वतंत्रता आई। जब आपका सर्वेयर जागरूक ही नहीं होगा, अपने हकों के लिए सर्वेयर खड़ा नहीं होगा, तो आप जो छोटा सा इंश्योर्ड है, जो एक गाड़ी का, दो गाड़ी का, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक बड़े लिमिटेड से सर्वेयर हैं, मात्र 10-12 हज़ार सर्वेयर जो वर्किंग सर्वेयर हैं इंडिया के अंदर, वो काम कर रहे हैं। और बड़ा बिखराव है, 4 सर्वेयर किसी स्टेशन पे हैं, 10 किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, इस प्रकार से बिखराव है। और वो यूनाइट नहीं हो सकते। हम एट ए टाइम 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते कि कोई साउथ में रहता है, कोई ईस्ट में रहता है, कोई कुछ है। दूसरा क्या है, ये मामला वोट का राज है देश के अंदर। ना सरकार हमारी बात सुनती, 10,000 लोगों के परिवारों से हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो तब जागृति आएगी जब हमारे साथ देश की जनता, बीमा धारक खड़ा होगा, वो आवाज़ उठाएगा इस अन्याय के खिलाफ। देखिए, बड़ा दर्द होता है हमारे को रमन जी, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि लोग बीमे के पैसे देने के बावजूद भी, प्रीमियम देने के बाद भी लोगों को सड़कों पर धक्के खाने पड़ते हैं मुआवजा लेने के लिए, अपने लॉस के लिए, और सालों साल दर बढ़ा। देखिए, मेरा देश का आदमी कोई भीख खैरात नहीं मांगता किसी के साथ भी। आज हमारे देश की जो नेतागण हैं, जो सरकारें हैं, वो कहते हैं जी फ्री में हमने इंश्योरेंस करवा दिया, धन जन बीमा योजना करा दिया, एग्रीकल्चर बीमा करा दिया, फसली बीमा करा दिया, कैटल इंश्योरेंस करा दिया, भाई सरकार उसको पैसे दे रही है, आयुष्मान बीमा योजना करा दी। लेकिन उसके साथ साथ जो आदमी पैसे दे करके अपना रिस्क कवर करवा रहा है, अगर उसको मुआवजा नहीं मिलता, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे सामने हर रोज हम फील्ड के अंदर इस बात को देखते हैं। जिनके पास एक गाड़ी है, एक ट्रक मालिक है, उनने गाड़ी लोन पे ली हुई है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, बीमा कंपनी उसको क्लेम नहीं देती, 1.5 लाख रुपए महीने की वो EMI की किस्त भरता है बैंक लोन की, उसकी गाड़ी सालों साल वहाँ खड़ी रहती है। वो आदमी सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज की डेट में आप इसका क्या हल मानते हैं? इसका हल कुछ नहीं है जी, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। IRDA को मजबूत होना पड़ेगा। अगर कोई बीमा कंपनी वायलेशन कर रही है, एक्ट का वायलेशन कर रही है, गलत इन्वेस्टिगेटर लगा रहे हैं, कोई सर्वेयर गलत काम करता है, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करे। आज तो मैं और आप इस चैनल पे आज बैठे हैं, यहाँ तो देश का उल्टा सिस्टम है, कल हमारी ही शिकायत हो जाएगी। जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, हमारे और आपके चैनल के खिलाफ ही FIR दर्ज कर देंगे। भैया आवाज उठाने वाले कौन है लोग? चैनल के खिलाफ को FIR करेगा, हम उसको देख लेंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें। मैंने पहले ही बताया कि जब तक सर्वेयर डेपुटेशन पावर इंश्योरेंस सेक्टर के हाथ में है, हर सर्वेयर को अपनी रोजी रोटी चलाने। मैं तो इस चैनल मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर्वेयर तो डिप्यूट हो, चाहे गर्ग साहब हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, लेकिन जो सर्वेयर नहीं है वही काम करते जा रहे हैं। इसके विरुद्ध तो आवाज सर्वेयर एसोसिएशन उठा सकती है। ये आवाज हमने बहुत उठाई, स्ट्राइक भी की, 2-2 महीने हम लोगों ने स्ट्राइक की, इसला के प्लेटफार्म के नीचे बात की, हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की, हमारी स्ट्राइक चली, बहुत लंबे समय तक चली, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हमारा ऑन राइटिंग, हमारे जो इसला के पदाधिकारी है, 50-50 का हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जो 50,000 तक के जो लॉसेज हैं 50% उनके एम्प्लॉई करेंगे और कुछ सर्वेयर करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुकर जाते हैं, बीमा कंपनी को फॉलो ही नहीं करती किसी भी चीज के लिए। मेरे पास जानकारी है, दिल्ली की जानकारी है, बाकी तो मैं कर नहीं करता। दिल्ली में 2 RO हैं यूनाइटेड इंडिया के, दोनों में उन्होंने पोर्टल उनका अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ किसी ऑफिसर के पास पावर नहीं अपॉइंट करने की। दूसरा, वो पोर्टल का सिस्टम ही ऐसा है कि 50,000 से ऊपर का एस्टिमेट होगा तो इंडिपेंडेंट सर्वे लगेगा। नीचे से क्या करते हैं उसका अभी हमारे पास कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर के सारे सर्वेयर जो है पोर्टल के थ्रू विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी ऑफिसर लग रहे हैं। लेकिन ये काम अगर आप ICICI में जाके या श्री राम में जाके या किसी भी दूसरी कंपनी में, HDFC, टाटा, ये में जाके देखेंगे तो वहाँ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, मेरी जो वर्किंग का हिसाब से है कि पब्लिक सेक्टर आज की डेट में फिर भी सुनने लायक है कि कोई इंश्योर्ड की सुनता है या सर्वेयर की भी सुनता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर मेरे को या आपको किसी को काम नहीं मिल रहा, सिर्फ आपके जैसे छोटे शहर में कुरुक्षेत्र में मान लो एक ही सर्वेयर को काम मिल रहा है, तो आपके जो 8-10 सर्वेयर हैं उसको काम ही ना करने दें। ये आपका राइट है, आपकी रोजी रोटी पे हमला है। एक सर्वे 10-10 सर्वे 20-20 सर्वे एक दिन में कर ही नहीं सकता। साहब, आप भी देश की जनता का हिस्सा हो, आप सर्वेयर भी देश की जनता का हिस्सा हो। Exactly. मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हकों पे, पहले सबसे पहले तो आपके हकों पे हमला है,
इंश्योर्ड के हकों के हमला तो बाद में आता है। पहले तो है कि उन्होंने जब एक नॉन एजुकेटेड नॉन इंडिपेंडेंट सर्वेयर एक 5 लाख के क्लेम में लगा दिया तो सबसे पहले तो आपके हकों पे हमला हुआ। तो उसके बाद वो अगर क्लेम नहीं देता ठीक से तो इंश्योर्ड पे हमला है। इंश्योर्ड को इस बात की चिंता नहीं है कि कौन देखने आ रहा है, उसको इस बात की चिंता है कि मेरा क्लेम प्रॉपर मिल रहा नहीं मिल रहा। लेकिन आपके तो हकों का यहीं से वो हो जाता है, एक्शन विरोध हो जाता है आपके, कि आपका जो रोजी रोटी है, आपका जो काम है, मतलब एक डॉक्टर MBBS जो है जिसने लाइसेंस ले रखा है प्रैक्टिस करने का, वो खाली बैठा है, फिर एक चलता हुआ आदमी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है। ये हो रहा है आपके यहाँ और आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। ऐसे ही सोच के साथ मैं आपका इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपने रास्ते में जाते हुए हमें इंटरव्यू दी और हमारा समय हमारे साथ जुड़े। तो आप आगे भी हमारे चैनल पे आइए, हमारा चैनल है दिल्ली में करकटडुमा कोर्ट के पास। उसके बाद आप आइए तो आपका स्वागत है, वहाँ पे दोबारा आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी भी हैं ग्रेटर नोएडा से, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अशोक कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है कंज्यूमर टीवी पे। जी धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद। तो मैं जैसे अभी गर्ग साहब से पूछ रहा था कि सर्वेयर प्रोफेशन के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप अपना विचार बताइए कि सर्वेयर प्रोफेशन आजकल कैसे चल रहा है और आपका इसके बारे में क्या विचार है। अच्छा, मैं खुद 2004 से अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। मोटर इंश्योरेंस, मिसलेनियस और इंजीनियरिंग ब्रांच मेरे पास है और मेरा जो मेन अनुभव रहा है वो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स में रहा है। और ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं 20 साल से ज़्यादा समय हो गया है कर रहा हूँ। और इसमें एक न्याय करने का दो पक्षों के बीच, उसके लिए रिकमेंडेशन करने का अवसर मिलता है। तो मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आज की डेट में, जैसे गर्ग साहब से मेरी बात हुई है, आज की डेट में जो सर्वेयर जो काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे क्लेम्स लोगों की हेल्प के तौर पे देखता हूँ, मदद करता हूँ। तो मैं जो सर्वेयर की वर्किंग देखता हूँ, वो जो नियम हमारे लिए बने या जिस आवश्यकता की वजह से सर्वेयर प्रोफेशन को इंश्योरेंस एक्ट में रखा गया, वो हम अधिकांश पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये अज्ञानता की कमी कह सकते हैं या इसमें लोभ लालच की वजह से कह सकते हैं कि सही दिशा में नहीं है। जो हम बहुत सारी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट जो तय हैं हमारे लिए सर्वे रेगुलेशन 2015-20 में वर्तमान में, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई ग्राहक सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगे तो अधिकांश सर्वेयर देते ही नहीं है, बार बार मेल करने के बाद भी नहीं देते हैं। इवन मैंने बहुत सारी, अभी कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, सर्वे रिपोर्ट को हम स्टडी करते हैं तो ये मैं मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में ही कह रहा हूँ। टोटल लॉस क्लेम होंगे, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होंगे, उसमें सही से डिफाइन नहीं होगा, उनको कैसे निर्धारण कर रहे हैं वो नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो नेट लाइबिलिटी है कि किस मोड में, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। एडमिसिबिलिटी पे कोई जिक्र नहीं होगा। कौन सी पैरिल के अकॉर्डिंग लॉस है उसका जिक्र नहीं होगा। तो जो मेन कमी है वो सही नियमों के अनुपालन की कमी मुझे महसूस होती है। मैं आपसे एक बात, जैसे गर्ग साहब ने अभी हमें बताया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में जी, तो आप जरा मेरे को एक बार बताएंगे कि आपका व्यू पब्लिक सेक्टर जो 4 कंपनियां हैं, नेशनल, यूनाइटेड और इंटर इंडिया, और बाकी जो 20-25 कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, ICICI, HDFC, इन सब की आपस में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की वर्किंग में क्या आपकी नज़र में अंतर है? देखिए, मैंने तो मेन जो काम किया है वो सरकारी क्षेत्र की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए किया है और प्राइवेट में ना तो कभी किया और ना ही उनके साथ मैंने जोड़ना चाहा। वजह ये है कि जो सरकारी क्षेत्र में गलत तो कहीं भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि वो कितना सही दिशा में खुद चलता है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। लोभ लालच में हम चोर भी अपना जस्टिफिकेशन दे सकता है, साहब मैं अपने परिवार पालने के लिए गलत कर रहा हूँ। तो जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी है वहाँ लोग, चूँकि उनकी नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, गलत करने से डरते हैं। अगर आप गलत के विरुद्ध शिकायत करेंगे तो वहाँ आपकी सुनवाई होगी। मैंने खुद अपनी जो ये प्रोफेशनल लाइफ है, जो डीलिंग ऑफिसर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उनके लिए कंप्लेन की है और मेरा काम कभी बंद नहीं हुआ साहब। और जो मैं अभी इसमें थोड़ा और जोड़ दूं, प्राइवेट का तो हिसाब वो
गिने चुने 1 या 2 या 3 सर्वेयर को काम देती है एक स्टेशन पे, और फिर वो आगे अपने काम को सबलेट करता है और वो उनकी बिल्कुल मन मुताबिक रिपोर्ट, मैंने ऐसा भी देखा है कि मन मुताबिक रिपोर्ट बनाने लगते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा लोगों से डीलिंग नहीं करते और ये उनका मेन वो है, और मन मुताबिक रिपोर्ट मिल मैं जाती बात है। आपकी समझा नहीं, ना ही मेरे को लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझेंगे। किसके मन मुताबिक रिपोर्ट आप कह रहे हैं? वो इंश्योरेंस ऑफिशियल्स को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से या उनकी मनमर्जी से रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप किनकी बात कर रहे हैं, कि सर्वेयर्स की बात? हाँ, मैं एक सर्वेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एक उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही काम शुरू किया है, थोड़ा ही समय हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। तो उनको एक मैं कह सकता हूँ ये बात? क्या आप कहे, जो मन की बात है, साफ हाँ, बात है, तो सच्ची बात है, वो टीवी चैनल पे आप कह सकते हैं। हाँ, तो वो मेरे से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया और वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि उनको एक गाड़ी में फायर लॉस हुआ, आग लगी, और उनको वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया। उनको मेल आई, उनके जो पोर्टल सिस्टम जो भी है उसमें भी वो शो करने लगा। उसके जस्ट बाद उनको इंश्योरेंस कंपनी के एक ऑफिशियल का फ़ोन आया कि साहब ये क्लेम आपको मार्क हुआ है और आपको इसकी नो क्लेम की रिपोर्ट बनानी है। तो जो मेरे साथी जो सर्वेयर हैं उन्होंने कहा साहब पहले मैं सर्वे कर तो लूँ, देख तो लूँ, उसके बाद ही इस विषय में बात कर सकता हूँ। लेकिन सब जो बीमा कंपनी ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा नहीं साहब, आपने देखना समझना कुछ नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं, सर्वे भी कर चुके हैं, आपने सिर्फ रिपोर्ट बनानी है। तो सर्वेयर साहब ने थोड़ा आनाकानी की, तो उन्होंने उनका वो क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर दिया और फिर किसी और दूसरे अप्रूव्ड सर्वेयर को उन्होंने जो भी है वो क्लेम अपॉइंट किया। तो ये एक उदाहरण है। आईआरडी की गाइडलाइंस हैं कि एक बार एक सर्वेयर अपॉइंट हो जाए, जब तक वो रिफ्यूज नहीं करता तब तक दूसरा सर्वेयर लगा नहीं सकते, और उसको सर्वेयर को आईआरडी को कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि आपने सर्वेयर चेंज कैसे कर दिया। बिल्कुल, ये मैंने उन्हें सजेस्ट किया था, क्योंकि जो सर्वेयर की रिपोर्ट है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंश्योरेंस कंपनी पे बाइंडिंग नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अगर सुटेबल लगता है, लॉजिकल, उस रिपोर्ट से अलग डिसीजन ले सकती है, लेकिन टेलर मेड रिपोर्ट नहीं बनवा सकती कि ये हमारे हिसाब से ही बनाओ, ना इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ना उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। तो लेकिन वो इंडिविजुअल है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वैसे मैंने सजेस्ट किया था। ये कानून तो है ना कि एक बार सर्वेयर डिस्प्यूट हो गया तो उसको चेंज करने की पावर इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। हाँ, बहुत ही विषम परिस्थितियों में चेंज कर सकते हैं, जब उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड का एलिगेशन हो या बहुत ही कोई मजबूरी वाला मैटर हो, तब चेंज कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में नहीं कि मन मर्जी की रिपोर्ट लेने के लिए। और जो इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, जी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे देश में दुर्भाग्य है कि बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस चल रही है। इन्वेस्टिगेटर कोई लीगल एंटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट, और इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सर्वेयर रेगुलेशन है, और सर्वेयर रेगुलेशन में ही जो अप्रूव्ड सर्वेयर है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन की भी होती है। तो अप्रूव्ड सर्वेयर अपने क्लेम्स के संबंध में उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर कोई मजबूरी है या वो नहीं कर पा रहा तो किसी दूसरे अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सो कॉल्ड जो ये इन्वेस्टिगेटर नाम है ये इंश्योरेंस एक्ट में नहीं है। ना इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन तय है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ना इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, ना ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना कोड ऑफ कंडक्ट है। ये तो इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी चल रही है। हमने कंज्यूमर टीवी पे एक विषय चलाया था इन्वेस्टिगेटर के बारे में कि कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है और ये एक फ्रॉड है जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है इनके नाम से, क्योंकि उनको कोई भी क्लेम मना करने के लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है। तो रीज़न वो वैसे तो उनको कोई मिलता नहीं, तो फिर एक व्यक्ति लेते हैं जो उनके हिसाब से कुछ भी रीज़न लिख के कहे कि ये क्लेम नहीं बनता, तो इस तरीके से वो इन्वेस्टिगेटर से सर्विसेज लेते हैं। लेकिन आप सब लोग सर्वेयर हैं, आप भी कंज्यूमर हित में काम करते हैं, गर्ग साहब भी कंज्यूमर हित में काम करते हैं, आप सब लोग इस हित में काम करते हैं। और भी देश में सर्वेयर हो सकते हैं जिनको लगता हो कि ये गलत हो रहा है और हमें कंज्यूमर हित में काम करना चाहिए, जिन्होंने इतना काम भी कर लिया कि अब पैसे की भी उनको कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा ये हमें रोजी रोटी जो है किसी सर्वेयर प्रोफेशन पर डिपेंड कर रही है। लेकिन इस देश के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस देश का सिस्टम ठीक हो, कोशिश कर रही है। तो क्या हम लोग भी सब मिलकर इस तरह की कोशिश नहीं कर सकते, इस तरह की जागरूकता नहीं ला सकते कि जिसके बाद
हर आदमी को पता हो कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मेरा लॉस हुआ, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर आएगा और दूसरा कोई सर्वेयर आता है, जो दूसरा कोई व्यक्ति कहता है मैं आया हूँ, तो उसको कहे कि मैं तेरे को डील ही नहीं करता। आइदर आई विल डील विद द इंश्योरेंस कंपनी और आई विल डील विद द इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा कोई आदमी इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो इसमें इंटरफेयर होता है तो ये देश के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। जबकि कोई भी चीज़ कानून के विरुद्ध होती है तो हमारा काम बनता है कि हम उसके विरुद्ध खड़े हों, जागरूक हो, एक्शन लें। जी बिल्कुल, इसमें ज्ञान और सही ज्ञान, सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश लिखाई से, इवन यूट्यूब चैनल पे या मैसेज पे लिख के, ईमेल से अपना जो रोल है वो अदा करता रहता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ, नियमों की जानकारी देता हूँ। तो बाकी इंडिविजुअल मैं खुद अपने को तो ठीक कर सकता हूँ, दूसरे पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बताता हूँ, या जिसके साथ गलत हो रहा है उसको जागरूक करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, और इसीलिए आज आपके साथ आपके चैनल पे हूँ। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अपने कंज्यूमर टीवी की तरफ से। मैं भी बहुत सीनियर सर्वेयर था, सब कंपनियों के साथ काम करता था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैंने उस काम को भी अभी आज कंपैरेटिवली कम किया है, क्योंकि मैं कंज्यूमर हित में ज़्यादा काम करने लगा हूँ। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, और कंज्यूमर टीवी को मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होती, हम एक एक केस को तो न्याय दिला देते हैं। जैसे आपने कुछ केसों को, कुछ लोगों को न्याय दिलाया, गणेश साहब ने कई लोगों को न्याय दिलाया, हमने भी दिलाया होगा। और भी जगह जगह पे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी जगह पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को न्याय देने के चक्कर में लगे होंगे। ये कंज्यूमर टीवी हमने इसीलिए बनाया है, अवेयरनेस इसीलिए बनाया है कि समाज जुड़ जाए, समाज जागरूक। अभी हमने 5-6 महीने से ये चैनल शुरू किया है और कम से कम 25-30 हज़ार लोग इस चैनल को देख चुके हैं, और आज हमारे 700-800 के करीब सब्सक्राइबर भी हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस देश में जितने भी ऐसे सर्वेयर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कंज्यूमर हित में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं या कंज्यूमर हित में कोई काम करना चाहता है, हम उसको गाइड भी करेंगे कि कैसे काम करना है। और वो इस चैनल के साथ जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ संपर्क करें, जिससे कि हम सिस्टम को इतना ताकतवर कर लें, अपने चैनल को और अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल को और कंज्यूमर राइट्स को इतना ताकतवर कर लें, ताकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो IRDAI है, वो हमारी बात खुल के सुनना शुरू करे। गवर्नमेंट मजबूर होगी इनकी बात सुननी है। सिर्फ सर्वेयर्स अगर 10,000 है तो देश की 140 करोड़ जनता जो है ना, वो कंज्यूमर है। तो सबको अपने साथ जोड़ें, सबको लगे, और हम इस तरह के अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू और समाज में जागृत करने का ऐसा सिस्टम रखें कि जिससे लोगों को लगे कि हमें न्याय मिल सकता है। लोग न्याय पाने के लिए डरे नहीं, और हम हर तरह का सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये करता हूँ। साथ में मैं आपको एक और अनुरोध करता हूँ, नई कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वर्किंग में आई है, बहुत अच्छा काम करने की सोच रही है, उनके साथ भी हम अपना संपर्क बना रहे हैं। वो हेल्प करने को तैयार है कंज्यूमर की। 2019 का एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको पढ़िए। इसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ नई आई हैं, और उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होने वाली हैं। मैं लोगों के जजेस को मिला हूँ, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ। सबकी सोच अच्छी है, लेकिन सब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हम कहाँ तक न्याय दे सकते हैं 140 करोड़ को। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो इस न्याय की गंगा को, इस न्याय की धारा को और तेज कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं सर्वेयर्स का, अगर कोई सर्वेयर आपको लगता है कि आज पर गाइडलाइंस काम नहीं कर रहा, अगर कोई आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी आज पर गाइडलाइंस नहीं काम कर रही, अगर कोई आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेटर के नाम से धोखा हो रहा है, अभी कहीं लगता है आपको फोरेंसिक के नाम से धोखा हो रहा है, मतलब ऐसा होता है एक एक्सीडेंट का 1.5 महीने के बाद फोरेंसिक जांच करा देते हैं। अब कोई पूछे, ये कोई कत्ल का केस तो है नहीं है, कोई क्राइम तो है नहीं है कि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 1.5 महीने के बाद उससे फोरेंसिक जांच करा के या इन्वेस्टिगेटर की जांच करा के आप उस क्लेम को पहले से तय कर लेते हैं कि मुझे नो क्लेम करना है। मेरे पास तो एक ऐसा एग्जांपल आया कि कस्टमर को कहा गया कि 80% ऑफ द IDV टोटल लॉस में क्लेम ले लो, नहीं लेना तो हम क्लेम को नो क्लेम कर देंगे। और वो रिकॉर्डिंग कर ली कस्टमर ने, और सही में उन्होंने 2 महीने के बाद नो क्लेम कर दिया। तो धांधली जब इतनी बढ़ जाए
जुल्म जब हद से ज़्यादा हो जाए तो समाज को जागृत होना चाहिए। मैं सारे देश के कंज्यूमर्स को जो प्रार्थना करता हूँ कि आप जागृत होइए, सिस्टम के साथ जुड़िए, अशोक कुमार सिंह जी को मिलिए, राधेश्याम गर्ग जी को मिलिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको गाइड करेंगे कहाँ कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस करानी चाहिए, किस कंपनी की वर्किंग आज की डेट में बेटर है, और कंपनी की वर्किंग जो है पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट कंपनी से बेटर है, ये तो कन्फर्म ही है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी कौन सी बेटर है, और अगर आपको प्राइवेट से भी करवानी है तो कौन से प्राइवेट सेक्टर बेटर चल रहा है। आपको दिक्कत सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी में भी आ सकती है और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी में भी आ सकती है। अगर आप जागरूक होंगे तो आपको न्याय मिलने में, आपका वाजिब बीमा क्लेम हक मिलने में बहुत मदद होगी। अगर आपको लगता है कि हमें कहाँ संपर्क करना है, किसको मिलना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अशोक कुमार सिंह जी का नंबर भी नीचे चैनल पे दिख रहा है, राधेश्याम गर्ग जी का नंबर भी चैनल पे दिख रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल का भी नंबर नीचे चैनल पे दिख रहा है। आप इनमें से किसी क्षेत्र में रहते हैं, इनको संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। हम सब की तरफ से आप सबका धन्यवाद।